ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस की बसों की सूची की हकीकत अब आपको बताते हैं। 31 ऑटो, 63 एम्बुलेंस, ट्रक और दूसरे वाहनों के नाम रजिस्टर हैं। 70 के बारे में सरकारी रिकॉर्ड में कोई डेटा ही नहीं है। तो इस मामले पर पूरी तरीके से सियासत अपनी हर सीमा पार कर चुकी है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये दावा लगातार किया जा रहा था कि हमारी बसें बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद में सरकार ने कहा कि आप सूची दीजिए, अपने बस नंबर, बस डिटेल्स यानी, और अपने जो ड्राइवर्स, कंडक्टर्स आपने लगाए हैं उनकी पूरी डिटेल्स आप एक बार साझा कीजिए। जब उनकी डिटेल्स साझा की जाती है तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो डिटेल्स साझा की गई है उनमें 70 के बारे में सरकारी रिकॉर्ड में कोई डेटा ही नहीं है। 31 ऑटो के नंबर है, 63 एम्बुलेंस और ट्रक और दूसरे वाहनों के नंबर हैं। तो जो डेटा मुहैया कराया गया उनमें बस का कोई डेटा था ही नहीं, ऐसा दावा ऑफिशियली सरकार की ओर से किया गया है। कांग्रेस के बसों की सूची की हकीकत दरअसल अभी तक ये निकलकर सामने आई है, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, सब हमारी बसें तो तैयार खड़ी हैं और उनको बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है। जबकि वो कब से तैयार हैं ताकि मजदूर, श्रमिक जो लगातार पैदल चल चल कर अपने घरों पर जा रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल पूजा, ये तस्वीरें देखकर नहीं लग रहा कि इन मजदूरों के साथ में बहुत भद्दा मजाक किया जा रहा है अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। 6:30 बज चुके हैं, 5:30 बजे का टाइम था, कहा गया 6:30 बजे बसें आएंगी, फिर कहा गया आगरा में फंसी हुई है, सरकार आने नहीं दे रही। सरकार के 4-4, 5-5 बड़े बड़े मंत्री यानी कि डिप्टी सीएम भी सामने आकर कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने छूट दे रखी है। अब उन लोगों का क्या जो सड़क पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कोई बस है जो कभी ना कभी तो आएगी। बिल्कुल सही बात है, लोग इंतजार कर रहे हैं इस वक्त। जितने भी श्रमिक हैं जिनको उम्मीद जागी थी कि उन तक, क्योंकि उन तक भी सूचना पहुंचती है, और उसी के तहत एक बार फिर से लोगों ने नोएडा, गाजियाबाद में बस अड्डों पर जुटना शुरू कर दिया ताकि वो अपने घरों पर पहुंच पाए। क्योंकि 5 से लेकर अब ये लगभग 6:30 का वक्त भी गुजर चुका है और लोगों के अब इंतजार की भी इंतहा हो गई है। लेकिन ये इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कांग्रेस की बसें अब तक पहुंच नहीं रही है। सियासी जुबानी जंग हम खूब देख रहे हैं, बीजेपी की ओर कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की ओर से बीजेपी परिवार। कांग्रेस कहे कि बसें आने नहीं दी जा रही, बीजेपी कहे कि कांग्रेस ने जो बसों की बात की है वो कहीं है ही नहीं, वो एक मिथ्या है। लेकिन इस बीच मिथ्या तो लोगों की भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है। यूपी में बसों को लेकर योगी सरकार और प्रियंका में खींचतान लगातार जारी है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने फिर से एक चिट्ठी लिखी है। यूपी सरकार हमारे ट्रांसपोर्टरों को धमका रही है। आगरा प्रशासन 3 घंटे से बसों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहा। राज्य में बसों को प्रवेश की अनुमति दी जाए, कांग्रेस पार्टी ने फिर से चिट्ठी लिखी है। आगरा में नहीं मिल रही बसों को एंट्री, आखिरकार नोएडा लेकर कैसे आएंगे। गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अभी तक उन बसों का इंतजार कर रहे हैं जो कहा जा रहा है कि आगरा में फंसी हुई हैं। अब इसमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। सरकार के 4 मंत्री सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं हमने पूरी छूट दे रखी है। स्वागत है, कांग्रेस पार्टी जो सपोर्ट करना चाहती है कर ले अपने अपने राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं, जहां से ये मजदूर आए हैं। एक्चुअली में महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से पैदल चल चल कर आए हैं, वहां पर इन बसों की ज्यादा जरूरत थी जो मुहैया नहीं कराई गई। अब एक पूरा सियासी ड्रामा यहां पर है। अब देखना होगा कि प्रवासी मजदूर कितने घंटे तक और कितनी रातें यहां पर बिताने वाले उस बस के इंतजार में जिसकी खींचतान लगातार जारी है। बिल्कुल, खींचतान लगातार जारी है और राज्य में बसों को प्रवेश की अनुमति दी जाए। कांग्रेस बार बार यही मांग की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि आपको सारी मंजूरी दी जा चुकी है लेकिन आपकी बसें हैं कहां। तो कुल मिलाकर धोखा चल रहा है सियासत के नाम पर। आम आदमी, गरीब आदमी के साथ में जो इस तपती धूप में इंतजार कर रहा था कि शायद बसें आएंगी तो वो अपने घर पर पहुंच पाएंगे। खबर है जहां पर दिल्ली की सीमापुरी बॉर्डर से घुसे प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने डंडे से फटकार कर खदेड़ दिया है। मजदूरों में भगदड़ का माहौल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हैरानी वाली तस्वीर, शालीमार गार्डन मेन में घुसे थे मजदूर। साहिबाबाद थाने की पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। प्रवासी मजदूरों की इसी तरह की पूरी खेप अब आपको लगभग हर राज्य की मुख्य सड़कों पर नजर आएगी। अगर बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं तो ये लोग अंदर के रास्तों से निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग भी अब ठान कर निकले हैं कि अब अपने घर तो ये जाएंगे, चाहे लाठी डंडों का सामना करना पड़े, चाहे तपती धूप का सामना करना पड़े, चाहे सरकार का कितना ही विरोध ना झेलना पड़े। लेकिन जब मौत को गले लगाना ही है तो फिर अब साथ में, चाहे कोरोना के साथ में ही क्यों ना लगाना पड़े, लगाएंगे।
ये तस्वीरें दरअसल कुछ यही बयां करती है। लेकिन एक और बात यहाँ पर जो जोड़ने वाली है वो ये कि अभी तक पुलिस का जो एक मानवीय चेहरा था वो चारों तरफ चर्चाओं का विषय बना हुआ था। अब इन तस्वीरों को देखिए, सैकड़ों की तादाद से भी ज्यादा, हजारों की तादाद में लोग यहाँ जुट गए हैं। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कोई लॉकडाउन है। यहाँ पर इतनी तादाद में लोग एकजुट होकर अपने घरों का सामान अपने कंधों पर लाद कर निकले हैं। किसी की गोद में बच्चा है तो किसी के कंधों पर अपने पूरा गृहस्थी का सामान है, जिसको लेकर वो अपने गांव की ओर रवाना हुए हैं। इस बीच उनको वहां से हटाने के लिए पुलिस की ओर से बलपूर्वक उनके ऊपर लाठें भांजी जाती हैं ताकि उस भीड़ को वहां से हटाया जा सके। लेकिन ये तो तय है कि ये भीड़ यहां से हटेगी तो कहीं और जुटेगी। अब इंतजाम तो सरकार और प्रशासन को मिलकर ही करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर स्थिति को संभालना इस तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज होगा और गरीब आदमी यूं ही पिसता रहेगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि दिल्ली सरकार ने जो बाजारों को खोलने और अन्य कई अहम फैसले लिए हैं वो सामान्य जनजीवन को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए एक सही कदम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने का एकमात्र रास्ता यही बचता है। वरना जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे कई ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। सारी व्यवस्था को ठप करके देश को आगे बढ़ाना नामुमकिन साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज देश के कोने कोने से एक बड़ी संख्या मजदूरों की ऐसी है जो इस बीमारी के कारण अपने घर जाना चाहती है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे गरीब मजदूर लोगों की भी है जिनके सामने आज रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। इसके कारण भी वो लोग अपने घर जाना चाहते हैं। इसीलिए सरकार को ऐसे लोगों के जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए रोजगार के साधन खोलने पड़ेंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह भारी संख्या में मजदूर पैदल चले जा रहे हैं। ये मजदूर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से भारी संख्या में दिल्ली होते हुए अपने घरों की तरफ जाते हैं। दिल्ली में जगह जगह मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो जाना पहली घटना नहीं है, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या केंद्र सरकार की इन मजदूरों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या केंद्र सरकार इन मजदूरों को तपती धूप में यूं ही सड़क पर मरने के लिए छोड़ चुकी है? जगह जगह से कभी रेल एक्सीडेंट में मजदूरों के मारे जाने की खबर आती है, कभी सड़क दुर्घटना में मजदूरों के बारे में जानकारी मिलती है। कल बाराबंकी में कई मजदूरों की जान गई। कहीं सड़क पर कोई महिला बच्चे को जन्म दे रही है, कहीं छोटे छोटे मासूम बच्चे सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे पैदल चलते हैं। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ सब कुछ चुपचाप होते हुए देख रही है। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलना होगा, वरना जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। आप सब कुछ ठप करके हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इंसान की जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, मजदूर की जिंदगी को, गरीब आदमी की जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज भारी संख्या ऐसे लोगों की है जो बेचैनी के कारण घर जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो रोजगार न मिलने के कारण घर जाना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने रोटी का संकट है, रोजगार का संकट है, इसके कारण भी वो घर जाना चाहते हैं। इसलिए आपको उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के साधन खोलने होंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा। लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। रवि जुड़े हमारे साथ में, हमारे संवाददाता। रवि, सरकार की ओर से जब बात रखी जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था को ठप करके आप व्यवस्था नहीं चला सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि लोग भूख से मरे, बेहतर है कि जंग लड़े कोरोना के खिलाफ लेकिन खा पी कर। जैसा कि आज देखा गया कि दिल्ली और यूपी गाजीपुर बॉर्डर पे हजारों की संख्या पे यहाँ पर मजदूर पहुंच चुके थे, क्योंकि केजरीवाल गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया था कि इन लोगों को अपने घर पहुंचाया जाएगा और इनको बसेस के और पासेस के द्वारा जो अफवाह के चक्कर में लोग आ गए थे, उस अफवाह के चक्कर में आने के बाद काफी हजारों की संख्या में लोग गाजीपुर बॉर्डर पे इकट्ठा हो गए थे, जिन्हों पर कई 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी कोई सुविधा ना मिलने के बाद भारी पुलिस बल पहुंचता है मौके पर, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं मौके पर और उन लोगों को यहाँ से कहीं बसेस पे बैठा दूसरी जगह भेज दिया जाता है। वहीं एक बात अगर दिखाने चाहे आपको तो हालात ये है इस टाइम की यहाँ पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है और पुलिस फोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद है, मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद है। लेकिन जो यहाँ लोग इन लोगों की अभी भी हटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग अभी भी यहाँ रुके हुए हैं, जिन्हों को बार बार पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों को यहाँ से खाली करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा और इन लोगों को दूसरी सहूलियतों के हिसाब से और दूसरे बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा। लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि वो इस महामारी के चक्कर में भूखमरी से न मर जाए, इस वजह से वो दिल्ली छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में तो क्योंकि शुरू हो चुका है,
ये जो बस इस वक्त हम देख रहे हैं रवि, ये वो बस है जो अभी लोकल, क्योंकि लोगों का जो लगातार ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पूरा हिला हुआ था, ये उसके लिए बस चल रही है, या फिर जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, जो अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं? ये लोग सिर्फ वही लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे और अपने अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस द्वारा इन लोगों को अपनी बसों में बैठाकर जो इन लोगों के सेंटर बनाए हुए हैं या स्कूल्स बनाए गए हैं वहां पर छोड़ा जा रहा है। ठीक है रवि, एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरीके से 20 लोगों के लिए कहा गया था कि 20 लोग इन बसों में रहेंगे और सिर्फ 20 लोगों की अनुमति है, ऐसा कुछ तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं? नहीं, ऐसा मैम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 20 लोगों की भी बस में बैठाया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा, पुलिस द्वारा जबरदस्ती भरा जा रहा है बसों में लोगों को। आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल देख सकते हैं तस्वीरें, दर्शक भी लगातार देख रहे हैं और जो हकीकत में इसका सामना कर रहे हैं वो भी इन तस्वीरों को देखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया। इस योजना का शुभारंभ 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि सहायता के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ करने का अनुमोदन किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत ही दूरगामी निर्णय है और छत्तीसगढ़ के किसानों को इस संकट की घड़ी में संजीवनी प्रदान करने वाला फैसला है। पूरे देश में कहीं भी किसानों के हित में इतना महत्वपूर्ण फैसला नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत में राज्य के 18,75,000 किसानों को लाभ मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे और कृषि सहायता के लिए खरीफ 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में डालेंगे। इसके लिए हमने बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस 21 मई को है। हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उस दिन एक नई योजना हम छत्तीसगढ़ में लागू करने जा रहे हैं, जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 5,700 करोड़ रुपया अंतरित किए जाएंगे। ये 4 किस्तों में होगा और आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सही मायने में ये बहुत बड़ी सहायता। तो वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल के अधीन सांगानेर चिकित्सालय में कार्यरत महिला स्टाफ नर्स स्वस्थ होकर घर पहुंची। आपको बता दें, भरतपुर के कस्बा जुरहरा निवासी ममता नाम की नर्स कोरोना पीड़ित हो गई थी, जो अब स्वस्थ होकर जुरहरा वापस लौटी है। तो कामा कस्बे में कोसी चौराहे के समीप खंडेवाल समाज के लोगों ने पुष्पों की वर्षा कर प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत भी किया। कस्बा जुरहरा निवासी राजेंद्र खंडेलवाल की विधवा पत्नी ममता गुप्ता जयपुर एसएमएस अस्पताल के अधीन सांगानेर डिस्पेंसरी में महिला स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है, जो पिछले 12 मार्च से कोरोना वार्ड में ड्यूटी देकर मरीजों का इलाज कर रही थी। इस दौरान वो खुद भी संक्रमित हुई और जिसके बाद उनका इलाज हुआ। 12 मई को पॉजिटिव पाई गई थी। फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होकर अपने घर वो वापस लौट चुकी हैं और उनके आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। पोस्टेड हूँ महिला चिकित्सालय में। मेरा 3 से 11 तारीख तक ड्यूटी थी। 11 तारीख को जो सैंपल गया उसमें पॉजिटिव आई। उसके बाद मुझे एसएमएस में एडमिट किया। फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया। इस दौरान आपको कैसा महसूस हुआ? एक बार तो डर ही लगता है बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा अपने आप को सेटल किया कि आगे भी तो करना है। आप लोगों की सेवा करते हुए कोरोना संक्रमित हुई हैं, उसके बाद आप पॉजिटिव हुई हैं, तो लोगों से क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहती हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सबको बजाय किसी को टेंशन देने का आप उनको मोटिवेट करिए। मुझे बहुत इन क्रिटिकल कंडीशन में गुजरना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा मुख्यालय से महज लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत केवांची में क्वारंटीन कक्ष में ठहरे 55 मजदूर परिवार, जिसमें 24 पुरुष, 20 महिला और छोटे बच्चों की संख्या 11 रही। उन सभी लोगों को स्कूल में ठहराया गया, लेकिन संख्या के मुताबिक से रूम न होने के साथ शौचालय की कमी से भी लोगों को रूबरू होना पड़ा। 2 दिन पहले ही बिजली गुल होने और शौचालय का पाइप जाम हो जाने से मजदूर एक ही मग को इस्तेमाल कर रहे थे, पानी पीने के लिए भी और शौचालय के लिए भी।
मजदूरों ने अपने आप को जानवरों जैसा जीवन जीना रास नहीं आया है, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन सदस्य प्रज्ञा निर्माणी को फोन के माध्यम से की गई है। फिर उस बात की जानकारी क्षेत्रीय विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे को दी गई। तुरंत उचित कार्रवाई करने और क्वारंटाइन कक्ष की व्यवस्था सुधारने की बात को लेकर जायजा करने के लिए जिला सीओ ने औचक निरीक्षण भी किया। मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा किया। सीओ ने खुद क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। उसके बाद में जो भी यहाँ पर अव्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। अब आप ही सोचिए, क्वारंटीन सेंटर में अगर लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार हो या फिर उनके सामने इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं हो, तो कोई भी यही महसूस करेगा कि वो जनमानस की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह जिंदगी जी रहा है। और यहाँ पर भी लोगों को जब ऐसी जिंदगी जीने को मिली तो उन्होंने अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई। लॉकडाउन 4 घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने के कारण दुमका पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। दुमका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्षेत्र है, साथ ही साथ बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से बॉर्डर होने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां प्रशासन ज्यादा अलर्ट मोड पर दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दुमका जिला में कोरोना मरीज मिलने और प्रवासी मजदूरों के लौटने के कारण पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बड़ी संख्या में लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लौटने के कारण कोरोना फैलने का खतरा बढ़ चुका है, इसीलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसकी कमान खुद पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने संभाल रखी है। बिहार और बंगाल से सटा होने के कारण दूसरे राज्य से आने जाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में दुमका होकर जाते हैं। ऐसे में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने की जिम्मेदारी खुद पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने संभाल रखी है। बॉर्डर पर जाकर न केवल वो पुलिस कर्मचारियों को हौसला अफजाई करते हैं बल्कि खुद वाहनों की सघन जांच का ख्याल रखते हैं। साथ ही झारखंड सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन के गाइडलाइंस लोगों तक पहुंचाने के लिए एसपी खुद बाइक से घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते हैं। बंगाल का चेक पोस्ट है, ये बंगाल की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर और हमारे झारखंड से भी यहाँ से बंगाल जाती हैं गाड़ी। तो जैसा डायरेक्टिव से आया हुआ है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चेक पोस्ट लगाया हुआ है जिसमें ऑफिसर्स भी हैं और साथ साथ में होमगार्ड्स और जवान्स हैं। तो ये लोग राउंड द क्लॉक यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं 24 आवर्स, और जो भी गाड़ी आती है उसको चेक होता है। और चेक के कारण ये भी है कि एक जनरल पुलिसिंग भी हो जाती है, जिसमें क्रिमिनल्स हो गया, उसके अलावा भी कोविड को तो प्रायोरिटी रखा ही गया है, जिसमें कि अगर परमिट नहीं होता है तो उसको वापस कर दिया जाए। दुमका सीएम हेमंत सोरेन का क्षेत्र है, यहाँ कई तरीके की जिम्मेदारियों निर्वहन करना पड़ता है, लेकिन एसपी लकड़ा उन सभी जिम्मेदारियों के साथ में जनता की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ में सख्ती से पेश भी आया जा रहा है। लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, इसके लिए एसपी के नेतृत्व में अलग अलग थाना क्षेत्र में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एसपी अंबर लकड़ा के नेतृत्व में दुमका पुलिस की प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन का जिले में सही तरीके से पालन हो और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि आम लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दुमका से संवाददाता अभिजीत दुबे की रिपोर्ट।